बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं रिकॉर्ड विद ज़िया के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब। ख्वाजा इफ्तिकार अहमद एक बहुत ही नोटेड थिंकर और ऑथर हैं जिनका बहुत अच्छा काम है अनडिवाइडेड इंडिया पे। अभी जैसा आपने हाल में देखा कि सेंट्रल विस्टा का इनाग्रेशन हुआ और उसके सेंटर हॉल में एक अनडिवाइडेड इंडिया का मैप लगा हुआ था। उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक करना ना जी ठीक है। अखंड भारत क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया की बात होती है, अखंड भारत की, ये है क्या असल में? देखिए, अखंड भारत यानी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, वो भारत जिसका हिस्सा आज की कई सॉवरन नेशंस और कंट्रीज़ हैं जी, जिसमें हम अफ़गानिस्तान को शामिल करेंगे, लंका को शामिल करेंगे, नेपाल को शामिल करेंगे, पाकिस्तान को शामिल करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी ज्योग्राफी जो है वो बनती है। लेकिन आज जब हम 2023 में अखंड भारत की बात करेंगे तो चाहे इसकी बात कोई भी करे, मैं करूं या कोई और करे, जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बिजनेस हैं गवर्नेंस के और सॉवरेनिटी के, उसके पैरामीटर्स जो हैं उनके अंदर रहते हुए ही मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, एक हिंदी का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, प्रतिबद्ध हैं, यानी हम बाउंड हैं, बाउंडेड है उसके, ठीक है ना। अब उसमें जब अनडिवाइडेड इंडिया की आप बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा है, ठीक है, और अंग्रेज़ जो हुकूमत कर रहा है उस वक्त ना लंका इसका हिस्सा है, ना अफ़गानिस्तान इसका हिस्सा है, ना बर्मा इसका हिस्सा है, पाकिस्तान तो वजूद में ही नहीं आया। तो अनडिवाइडेड इंडिया से पहले की जो स्टेटस है, आपको ऐसे समझना होगा कि 3 फेजेस हैं हमारे कंट्री के। एक एंशिएंट इंडिया मीन्स अखंड भारत, दूसरा यूनाइटेड इंडिया यानी अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, 47 से पहले वाला, प्री 47, और पोस्ट 47 जो है, जो उसको हम कहते हैं पार्टीशन इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरह से एंशिएंट इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, फिर अनडिवाइडेड इंडिया, फिर पार्टीशन इंडिया, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। बेसिकली इन 5 टर्म्स को आपको लेना पड़ेगा जब आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात चलती है कि अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस नया बना है जी, उस पार्लियामेंट हाउस में एक नक्शा लगा है। आपका सवाल भी शायद कहीं वहीं जाके जुड़ता है। उस नक्शे में नेपाल को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, यानी बांग्लादेश को, ये इन तमाम कंट्रीज़ को उसका हिस्सा दिखाया गया है जी। वो नक्शा आज के हिंदुस्तान का नहीं है, वो नक्शा उस एंशिएंट इंडिया का नक्शा है जो कभी हिंदुस्तान रहा है, जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का। मैं किसी का नाम ही लेना नहीं चाहता। हिंदुस्तान 7000 साल पुरानी संस्कृति है, ये भी बहुत बाद के हैं लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं किसी के साथ इसको जोड़कर इसको महदूद नहीं करना चाहता। तो ये वो हिंदुस्तान का नक्शा वहाँ लगा है। उस नक्शे से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। उस नक्शे का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो उन कंट्रीज़ को जिनको वो वहाँ नक्शे पे दिखा रहा है उनको कोई हड़पने की नीयत रखता है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज जो है हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक सिविलाइज्ड नेशन है, एक ऐसी नेशन है जिसकी अपनी एक तहजीब, उसका अपना एक तमद्दुन है, ठीक है ना। टॉलरेंस की हमारी अपनी एक तारीख़ है और हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। ये मुल्क जो सबको जगह देता है, सबके लिए स्पेस देता है, हर नज़रिए को गुंजाइश देता है। तो यहाँ कोई उस तरह से सोचना कि यहाँ कोई हेजीमोनिक किस्म का कोई डिज़ाइन जो है वो है, ऐसा नहीं है। जो लोग, जब आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की रूह के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात इस हवाले से नहीं आएगी।
ये अलग बात है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान, ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ से उसको लेकर ऑब्जेक्शन किया गया है। ठीक है, वो उनके अपने डिप्लोमेटिक कंपल्शंस हो सकते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनकी पोजीशन उनके साथ है। हमारी जो पोजीशन है वो अपनी जगह है, वो किसी के ऑब्जेक्शन करने से या ऑब्जेक्शन ना करने से उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। आपने पाकिस्तान की बात की, उसी हवाले से एक सवाल और लूँगा। एक जैसे अनडिवाइडेड इंडिया की हम बात करते हैं, अखंड भारत की, एक बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी है ग़ज़वाए हिंद की। तो ये ग़ज़वाए हिंद क्या है? वो कहते हैं कि पूरा उसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एक मुस्लिम स्टेट की तरफ देखते हैं वो, और उसके भी नक्शे वो जारी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप अपनी गुफ्तगू को इतना फैलाएंगे तो फिर तो ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी। कुछ लोग हैं, एक मखसूस तबका है जो तमाम दुनिया पर सब जिलाली लहराने की बात करता है, जो वाशिंगटन में भी झंडा लहराना चाहता है। जी। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होता है उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, और वो एक्सट्रीम पोजीशन सेंसिबल पोजीशन, रैशनल पोजीशंस नहीं होती है। मेरे जैसा आदमी या मेरे जैसा इंसान जो है वो क्योंकि एक्सट्रीमिज़म की किसी भी फॉर्म को ना अप्रूव करता है, ना एक्सेप्ट करता है, और ना उससे गवर्न होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स ऑफ न्यूसेंस हैं, ये एक्ट्स ऑफ न्यूसेंस हैं, ये पोजीशंस ऑफ न्यूसेंस हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं कड़वी बात कह दूं कि जो कुछ आपके पास है वो तो आपसे संभल नहीं रहा। जी। और आप वाशिंगटन पे और दिल्ली पे झंडे लहराने की बात करते हैं, तो अकल की बात करो ना भाई। आपको जो मुल्क मिला 47 में, वो आपने 24 साल में, न तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए 24 साल में, ना आप अपना मुल्क लग पाए। आपने तो इस्लाम के नाम पे बनाया था ना। जी। तो कहाँ है वो? अब आपसे जो अपना मुल्क नहीं संभल रहा, आपके यहाँ आज तक को जो हुकूमत बनती है, वो हुकूमत जो है वो एक जनरल की मरहून मिन्नत होती है, वो जब चाहे उसको उठा के फेंक देता है। यानी आवाम की मेजॉरिटी इलेक्ट करके एक आदमी को लाती है, मकबूल तरीन वो आदमी होता है, उसको उठा के एक जनरल जो है वो कहते हैं घर जाइए आप। तो ऐसे लोग, ऐसे कंट्रीज़ इस तरह की जहनीत कि ये वो बातें करते हैं ग़ज़वाए हिंद, उनसे कहो पहले अपनी ज़ात से और अपने नफ्स से तो ग़ज़वा कर लें, पहले अपने आप को किसी लायक तो बनाओ। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये जो ग़ज़वाए हिंद की बातें हैं, ये सब बातें, इनका कोई मानी, इनका कोई मफ़हूम नहीं है, और बजाय अलावा इसके कि इनसे माहौल ख़राब होता है, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हिंदू मुस्लिम के रिलेशनशिप जो हैं, उनमें जो फ्रिंज एलिमेंट है, चाहे वो इधर का है चाहे उधर का है, उसको बेवजह की ज़मीन मिलती है और उससे माहौल में नफ़रतें पैदा होती हैं। लिहाजा इसकी मेरी नज़र में ग़ज़वाए हिंद की ना कोई हैसियत है, ना इसका कोई मानी मफ़हूम है, ना इसकी कोई ज़मीन है, ना इस पर कोई गुफ्तगू की ज़रूरत है। ये एक न्यूसेंस है जिसको न्यूसेंस समझ के इग्नोर कर देना चाहिए। जब भी अखंड भारत की बात होती है तो एक नई आवाज़, एक नई बात, इसके साथ एकदम एक पैरेलल एक बात चलती है, वो एक मजहबी मुल्क की है, वो एक हिंदू राष्ट्र की है। तो जैसे कि बहुत से लोग इसका इकोनॉमिक फ़ायदा दिखाते हैं, जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर एक मजहबी मुल्क अनडिवाइडेड बना तो इसमें बहुत से जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर से मुसलमान, उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नॉन सेकुलर मुल्क होने की वजह से? देखिए, मैं आपसे वो बात कह दूंगा जो शायद कोई दूसरा नहीं कहेगा। हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है जी। इससे ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूँ। तो जो मेजॉरिटी स्टेट है, उस तो मेजॉरिटी की विजडम का, मेजॉरिटी की विल का जो प्रिवेल करना है, ये एक नेचुरल कोर्स ऑफ कंडक्ट है और नेचुरल कोर्स ऑफ बिहेवियर है। आपने जो बात कही कि माइनॉरिटीज़ को हिंदू राष्ट्र और माइनॉरिटीज़ और उसका फ़ायदा और उसका नुकसान, देखिए ये एक मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया। ये एक व्यू है ना, एक टेक है। मेरे हिसाब से एक परसेप्शन है। परसेप्शन ट्रूथ नहीं होता। जब तक कोई चीज़ वजूद में नहीं आती, वो प्रोनाउंस नहीं होती, उसका कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं बनता, तब तक उसके बारे में कोई कतई राय कायम कर लेना और उसकी बुनियाद पर सवालात खड़े करना, मैं समझता हूँ कि ये दानिशमंदी नहीं है, ये फारसाइटेडनेस नहीं है। आज हिंदुस्तान
उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है जो कॉन्स्टिट्यूशन तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को बराबर से एक आंख से देखता है, बराबर समझता है और बराबरी के हुकूक देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपके हुकूक की कहीं पामाली होती है या उनको कोई उसमें कोई एक्ट्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहाँ पर के उसको लेकर आवाज़ उठाई जाती है, उठाई जा सकती है, अपने केस को लड़ा भी जा सकता है और अपने केस को जीता भी जा सकता है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, मस्जिदों के इमाम जी बुनियादी तौर पे मस्जिदें और मसाजिद जो हैं उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1993 मई में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है इसी हिंदुस्तान में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के साथ कि हिंदुस्तान में जो 5 लाख मस्जिदें हैं उसमें जो मस्जिदें सरकार के अंडर में आती हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जैसे डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो कैंटोनमेंट में मस्जिदें आती हैं, या वो मस्जिदें जो क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड्स के पास आती हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास में आती हैं। लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें वो हैं जो मुतवल्ली हजरात के मातहत आती हैं। वहाँ पर एक मुकदमा डाला गया, उस मुकदमे में कि भाई इमामों को तनख्वाह मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी भी ये कुछ फ़राइज़ अंजाम देते हैं, इनकी भी फैमिली होती है, इनकी भी माली ज़रूरियात होती हैं, इनको भी किफ़ालत की ज़रूरत है। तो सेकुलर इंडिया, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर जुडिशरी एक्सक्लूसिवली एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले इमाम की तनख्वाह के हक़ को, राइट टू सैलरी जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट वक्फ बोर्ड्स को कि आप इनकी जो सैलरी है वो उस वक्त जो हिमाचल हरियाणा में जो स्ट्रक्चर चल रहा था इसको बेस बना के आप सैलरी दीजिए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमको आपने, क्योंकि इसमें मुसलमान को ख़ास तौर से जोड़ा है, हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी भी इस तरह सेंसिटिव इशू पर अपने मफरूज़े क़ायम करने में और अपने परसेप्शंस को बिल्डअप करने में और अपनी किसी पोजीशन को लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ है। ये जल्दबाजी जो है ये कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, तो हमको जो है ना किसी भी चीज़ को लेकर अपनी पोजीशन में बहुत जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहिए। अभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, ना गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ना इस तरह का कोई मूव हमारे सामने है। इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं, ये आज से नहीं आ रहे। मैं 70 साल का हो रहा हूँ, मैं तो 50 साल से इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। जी बेहतर है। अभी बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या मोहन भागवत जो RSS चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत बनाने का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अब आप वॉर करके तो आप एक्वायर कर नहीं सकते, तो क्या प्रोसेस आपकी नज़र में है जो परफेक्ट होगा जिससे हम बाकी कंट्रीज़ जो आसपास की हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ख़ास तौर से बिल्खुसूस पाकिस्तान, उसको हम एक मुत्तहिद करें और एक मुल्क बनाएं? उसके क्या प्रोसेस आप देखिए, पहली बात तो ये है कि मोहन भागवत जी ने जो, जैसा आप बता रहे हैं, मेरे सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने अखंड भारत की बात की है जी। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अगर आप अपनी नफ्सियात को देखें, ठीक है ना, तो आप अपनी नफ्सियात में ये चाहेंगे कि मैं बहुत बड़ी हैसियत में आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़मीन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किरदार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रोल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मेरा स्टेचर हो। तो आदमी दो तरह इस सिचुएशन को देखता है, एक पास्ट में देखता है जी, एक प्रेजेंट में देखता है और फ्यूचर को एस्पायर करता है। पास्ट में क्या है, पास्ट में जो एंशिएंट इंडिया है उसका जो स्टेटस है वो बहुत मैसिव स्टेटस है वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो नॉलेज का फील्ड है, ठीक है ना। तो जैसे कई लोग कहते हैं सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कहलाता था, कई लोग कहते हैं विश्व गुरु कहलाता था, अपनी अपनी लोगों के परसेप्शंस हैं। तो क्या है कि आज हिंदुस्तान का वो स्टेटस नहीं है। आज काफ़ी चीज़ें, आज जो है स्टेटस वो नहीं है। आज हम श्रिंक्ड हैं,
हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री हैं वो छोटी हैं। आज पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, बर्मा एक अलग मुल्क है, श्रीलंका एक अलग मुल्क है, नेपाल एक अलग मुल्क है, और ये तमाम सॉवरन स्टेट्स हैं। तो आज के डेट में जब कोई अखंड भारत की बात करेगा, चाहे संचालक जी करें, चाहे मैं करूं, चाहे कोई तीसरा चौथा करे, तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अंदर रहकर ही होगा जो भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करके और उस पर कब्जा कर ले। अब वो दौर ख़त्म हो चुका। तो अखंड भारत का मतलब ये है मेरी नज़र में कि हम उस ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए अपनी एज ए स्टेट, एज अ नेशन, एज ए कंट्री, एज ए कम्युनिटी हम अपना सब कुछ देंगे जिससे कि हम अपने स्टेचर को अपलिफ्ट कर लें। जैसे आप आज देखते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड में वी आर नंबर 1 हो गई बात। अच्छा, इसी तरह से दूसरी बात क्या है कि अब जब हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 है तो आज हम जो हैं वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अखंड भारत का क्या मतलब है कि वी शुड बिकम द 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसका मेरी नज़र में अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। इसकी मेरी नज़र में अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि हम कोई आक्रमण करने जा रहे हैं और हम कोई आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी को हम कोई थ्रेट करने जा रहे हैं। ये पर्पज़ सरसंचालक जी का नहीं है, ये पर्पज़ अखंड भारत का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पर्पज़ है कि हम उस रोल में आ जाएँ। तो लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी हो, जैसे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है ना, बात होगी। इसी तरह से हमारा जो है वो लार्जेस्ट साइंटिफिक हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए, हमारा जो जीडीपी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारा ग्रोथ रेट सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो दुनिया में सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल रेवेन्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे यहाँ यूथ को जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब इन पैरामीटर्स को आप देखेंगे ना, तो इन सारे पैरामीटर्स पे जब हम अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा? वो नंबर 1 पोजीशन ऐसी होगी जैसे आज जब कल तक अमेरिका सुपर पावर था तो हर बच्चा अमेरिका पढ़ने जाना चाहता था, जा पाए ना जा पाए एक अलग इशू है ना, वहाँ सेटल होना चाहता था, ठीक है, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। क्यों? इसलिए कि अमेरिका वो ज़मीन थी जहाँ पर ये सारे ड्रीम्स जो हैं आप इनको रियलाइज़ कर सकते थे। तो मेरी नज़र में सरसंचालक जी का ये कहना कि अखंड भारत हम बनाएंगे, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे या बर्मा पे या नेपाल पे कोई चढ़ाई करके उन पर कब्ज़ा करेगा, ये मतलब नहीं, बल्कि अब वो हिंदुस्तान अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता, इतना डेवलप्ड बना देगा और अपने पैरामीटर्स को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के इतनी उस स्केल पे ले जाएगा कि इंडिया विल बिकम अट्रैक्शन फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है। जी, बहुत से यूनियंस बने दुनिया में, अफ्रीकन यूनियन हुआ, यूरोपियन यूनियन बना, जिसमें कई कंट्रीज़ आई और वो उन साथ आके उन्होंने काम किया। क्या आपको नहीं लगता इंडिया में एक साउथ इंडिया को यूनियन बनाना चाहिए? जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे रिश्ते हमारे अच्छे हैं उनसे एक बने। शुरू में सार्क बना लेकिन पाकिस्तान में तो चल नहीं पाया, बाद में बिमटेक भी नहीं चल पाया। ऐसा कोई एक यूनियन बनाया जिससे ट्रेड और इकोनॉमी और हम सब साथ रहें। देखिए, इस तरह के कई तजुर्बे दुनिया में हो रहे हैं जी, जैसे अफ्रीका में हो रहे हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन की बात हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो वजूद में आ रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा पिछले दिनों में क्वाड बना, एक जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ठीक है, साथ में इंडिया है। ऐसे ही जो है वो गल्फ़ में कुछ बन रहे हैं, अमेरिका के साथ में आपके कतर है, आपका जो है यूएई वगैरह, ऐसे आसियान का एक ब्लॉक बना है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है, हमारे यहाँ भी बना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाते हैं, बड़ी कम एफर्ट लगती है मगर इमीडिएटली गेंस उसमें हो जाते हैं। कुछ इश्यूज़ में वक्त लगता है। तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहे हैं, उछाल आता है उसमें, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर एकदम से डंप हो जाते हैं, शुरू से वैसे ही रहा, वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो याद रखिए कि किसी भी प्रोसेस के आगे बढ़ने में जो कंसर्न पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में कोई ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है।
अगर ट्रस्ट डेफिसिट है या ट्रस्ट क्राइसिस है, हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट क्राइसिस है। तो ट्रस्ट क्राइसिस की वजह से क्योंकि दोनों बड़े मुल्क हैं, भाई हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ये सार्क रीजन के अंदर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अगर फॉल इन लाइन नहीं करता या हम उसके साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाते या वो हमारे साथ में जेल नहीं कर पा रहा, तो ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो ऑप्टिमिस्ट है, जो पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करता है, वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सस्टेनेबल अटैम्प्ट, सस्टेनेबल एफर्ट, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स जो हैं वो डायलॉग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए आज भी कभी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी चलती है जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है, कभी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चलती है जब एक तरफ के ऑफिशियल्स जो है दूसरे तरफ के ऑफिशियल्स के साथ में ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं। तो आज भी एंगेजमेंट जो है वो चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जैसे आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट है, एक सीज़फायर है बॉर्डर पे को लेकर, तो एंगेजमेंट है ना। तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हों, भरोसे के रिश्ते हों और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा सकते हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो छोटा मुल्क है वो हिंदुस्तान के बड़े मुल्क होने की हैसियत से और पास उसकी यानी दीवार से दीवार मिली हुई है, वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है अपने डेवलपमेंट को लेकर। मैं पाकिस्तान के हवाले से ये मौक़िफ़ रखता हूँ कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ पहले दिन से हॉस्टिलिटी को इख्तियार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने चंद महीने के अंदर जो है वो हिंदुस्तान में कश्मीर पे हमला कर दिया। यानी तकसीम के बाद बजाय इसके कि माहौल में बेहतरी पैदा होती, पहली तो ये है कि तकसीम के वक्त लाखों इंसान जो हैं उनकी जानों का ज़िया हुआ दोनों तरफ माइग्रेशन के अंदर, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि उसके बावजूद चंद महीने यानी अभी सांस भी नहीं आया है दोनों को कि वहाँ कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी गई और उसके नतीजे में आप देखिए कश्मीर का एक हिस्सा उधर चला गया और कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास है, जबकि सारा कश्मीर हमारा है बुनियादी तौर से। तो ये जो चीज़ है ना, इससे मैंने कहा ना ट्रस्ट क्राइसिस पैदा हो जाए। मैं आप पर भरोसा कैसे करूँ? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। कहा था ना। तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान पड़ोस है और हिंदुस्तान का पाकिस्तान पड़ोस है। अब ये दोनों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए एक पॉइंट ऐसा आएगा, आज कुछ हालात में दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में अगली जो आज का जो यूथ है, आप जैसे बच्चे जो हैं, ये ज़्यादा दिन इस माहौल को नहीं चलने देंगे, बल्कि आप लोगों के अंदर जो एक डायनामिज़्म है और वो डायनामिज़्म जो एक नई डायनामिक्स लेके आ रहा है इंटरपर्सनल रिलेशंस की, डिप्लोमेसी की, इकोनॉमी की, डेवलपमेंट की, पार्टनरशिप की, को ओनरशिप की, है ना, तो वो मैं समझता हूँ ये इन चीज़ों पे काबू पा लेगा। जी बेहतर है। आप कश्मीर की बात कर रहे थे, एक हिस्सा कश्मीर चला गया और इंडिया 47 के बाद फिर एक बार छोटे से स्लाइटली डिवाइड हुआ कश्मीर से, और चाइना ने भी कुछ कश्मीर ऑक्यूपाई करा। उसके बाद आजकल एक नया डिवीज़न की मांग चल रही है, उसको खालिस्तान, जो पंजाबी सिर्फ पंजाब का रीजन नहीं, वो इधर यूपी के हरदोई तक वो अपना मैप प्रपोज कर रहे हैं। एक नया डिवीज़न इंडिया में चाह रहे हैं, उस पर आपकी क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि खालिस्तान का कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में तो है नहीं, लेकिन अभी चला मैं आपसे बता रहा हूँ ना बेटा, हिंदुस्तान में ऐसा कोई मूवमेंट बुनियादी तौर पे नहीं है। कुछ हरकत एक ज़माने में हुई थी जो नहीं चल पाई और उसके नतीजे में बड़ा अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक इवेंट हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार का, जो एक ब्लॉट है हमारे उस पीसफुल जो हमारा हमारा जो एक परसेप्शन है हमको लेकर कि हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, लेकिन कभी कभी पीस लविंग कंट्री को भी अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये एक पर्टिकुलर लॉबी है वेस्ट में जो उसको पंप करती है, प्रमोट करती है, ठीक है जी। और मीडिया जो है वो उस पर प्ले करता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्शन और परसेप्शन होता है जैसे खालिस्तान को एक बहुत यानी एक रियलिटी है एक मूवमेंट के तौर पे। मैं समझता हूँ कि खालिस्तान एक न्यूसेंस है जो ओवरसीज़
जो इंडियंस हैं और उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो कहीं ना कहीं उसको पुश करते हैं। इस पर मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में तरह तरह की प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ होती है। जो कंट्री उभर रहा होता है ना, इंडिया इज़ अ राइजिंग स्टार जी है। ये इसके जो चिराग है ना, इसकी जो लॉ है ये फैलती जा रही है। जब लॉ फैलती है तो जिन लोगों को वो लॉ अच्छी नहीं लगती वो उसका पर काटना चाहते हैं, तो वो ऐसे मूवमेंट्स को, ऐसी न्यूसेंस को, इस तरह की सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रमोट करते हैं जिससे कि प्रेशर जो है वो बने। और लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान, हमारी लीडरशिप, हमारा आज का जो यानी ऑरा है, उसमें अब हम दबाव बनाने की पोजीशन में तो हैं। कोई हम पे दबाव बना पाए अब रुपये भी लीड वो कर वक्त रहा है। वो वक्त अब गुजर चुका। जी, एक आखिरी सवाल और मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करूंगा। बहुत से यूथ है जो अखंड भारत या अनडिवाइडेड इंडिया सुन के बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें करता है, उसके बारे में कभी कभी मतलब मिसबिहेव कर जाता है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा उनको एक ही मैसेज है, मेरा हर यूथ को एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि अगर ज़िया जी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी एक यूथ की हैसियत से इस हिंदुस्तान के शहरी हैं, ठीक है, और वो मुल्क को लेकर भी एक ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल, और उस ख्वाब में अपना भी एक ख्वाब देखते हैं, बेशक। ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल बनाकर जितना भी हमारा यूथ है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ, जितना भी हमारा यूथ है वो सब इस वतन अजीज़ में को आगे बढ़ता भी देखना चाहता है और उस आगे बढ़ने में अपना हिस्सा और अपनी हिस्सेदारी भी चाहता है। ये बुनियादी नुक्ता है। अब न्यूसेंस जो है ना, न्यूसेंस हर दौर में रही है, आज भी है। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, इतने सारे टूल्स और गैजेट्स आ गए कि आजकल आदमी छींक भी मारता है तो सारी दुनिया को मालूम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक आइसोलेटेड सेक्शन और सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, चाहे वो एक्स कम्युनिटी में हो चाहे वाई कम्युनिटी में हो। यूथ की हैसियत से याद रखिए, जो एक निगलेक्टेड सेगमेंट होता है सोसाइटी का, जो न्यूसेंस को बेस बना के चलता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, यानी मेजॉरिटी का जो थॉट प्रोसेस है, वो उससे गवर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि जब हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको नो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, और उसको हम अवॉइड करते हैं, तो उसके अंदर जो गुब्बारे की तरह से जो उसके अंदर हवा भरी होती है, वो हवा कुछ वक्त के बाद में ऑटोमेटिकली निकल जाती है। इसलिए कि फितरत इंसानी जो है वो कोएग्जिस्टेंस चाहती है, रिस्पेक्टफुल कोएग्जिस्टेंस चाहती है, जिसमें आप भी हों, मैं भी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपने सर्कल्स में कि ख्वाजा इफ्तिखार अहमद एक हकीकत है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से श्याम लाल एक हकीकत है। अब श्याम लाल इसको दिल से एक्सेप्ट कर ले और ख्वाजा साहब श्याम लाल को दिल से एक्सेप्ट कर लें, इसके अलावा दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ वक्त के लिए आप चू चू मैं तू तू मैं कर लीजिए, लेकिन ना आप कहीं जा सकते हैं, ना मैं कहीं जा सकता हूं, और ना कोई किसी को भेज सकता है। लिहाजा जो अक्ल कहती है, जो दिमाग कहता है, जो सोच कहती है, जो इंसानियत कहती है, जो फ़िक्र कहती है, वो ये कहती है कि लेट अस रिस्पेक्टफुली कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इस एपिसोड में जैसा आपने देखा कि ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब ने अपने ओपिनियन शेयर करे और बताया असल अखंड भारत क्या है। असल अखंड भारत वो नहीं जिसकी बाउंड्रीज बड़ी हो, वो है जिसका रुतबा बड़ा हो, जिसका कद बड़ा हो। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में फ्राइडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए शब बखैर, खुदा हाफिज़।